हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2023-24, जिसकी परीक्षा आपकी 11 और 12 फरवरी को होनी है। और उसी के संदर्भ में आज हम लाए हैं गणित का मॉडल प्रश्न पत्र। इसे आप मेरे साथ हल करिए, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप अपना कॉपी और कलम हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ प्रश्नों को कीजिए। देखिए कितने प्रश्न आप कर पाते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 5/8 का मान क्या होगा। सभी को पता है कि अगर बच्चों हमारा हर बराबर, देखिए यहाँ पर हर 8 ही है और ऊपर जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 9/8। और 9 से 8 से जब हम 9 को डिवाइड करोगे तो 8 ही कम 8 यानी एक सही 1/8 यानी एक सही 1/8 यानी ऑप्शन ए वाला सही है। ये आपने जरूर कर लिया होगा और मेरे से पहले भी आप कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप पहले, हमारे करने से पहले आप जरूर दीजिए। 3 - 0.3 - 0.003 - 0.0003। आपको पता है दशमलव के नीचे दशमलव लिखना रहता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस। अब आप देखिए पहले पॉइंट देखिए, सबसे छोटी संख्या है 0.003 और उससे छोटी है 0.003, उसके बाद 0.3। पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। अब तीनों को अगर हम जोड़ते हैं 330.3, इसका मतलब ये आ गया 0.303। ठीक है, अब आप घटाएंगे कैसे? 3.000, 4 0 बढ़ा लें, उसी के नीचे लिख लेंगे 0.33। अब आप इसको तुरंत घटा देंगे और जैसे ही घटाएंगे तो ये देखिए आपका यहाँ से 7 मिल जाएगा, फिर ये 6 मिल जाएगा बच्चों, ये 9 मिल जाएगा और यहाँ पर 6 मिल जाएगा और 2 मिलेगा। 2.6967। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, मुझे लगता है बी वाले में आपका मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है 3000 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है बच्चों? उससे जस्ट पहले की संख्या क्या होगी। 3000 से आप एक यहाँ पर घटा लेंगे तो 2999 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी वाला आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभक्त है। 3 से विभक्त होने के लिए बच्चों, अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटता है तो उसी को हम विभाज्य संख्या मानते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर मैं सी वाली ले लेता हूँ तो ये 5 + 3 + 4 + 2 + 1। मैं आपका टाइम बचाने के लिए 5 3 8, 8 4 12, 12 और 2 आपका हो गया 14 और एक आ गया 15। 15 इनके अंकों का योग आया और ये 15 3 से कटता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से विभक्त होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कोई संख्या मान ली डी वाली ले लेते हैं, तो अगर डी वाली ले भी लें तो आप देखिए 2 + 2 + 5 + 6 + 1। अब आप देखिए 2 2 4, 4 5 9, 9 6 15, 1 16, 16 3 से कभी कटने वाली नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये सी वाली होगी। यानी कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होती जब उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपका सरल करने से है कि 14 - 8 भाग 4 + 5 × 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 14 लिख लेना है बच्चों, -8 भाग को सबसे पहले करते हैं तो 8/4 प्लस अब 5 नहीं आई 15, आप यहाँ से हल कर लीजिएगा। 4 1 कम 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 14 - 2 + 15। 14 और 15 देखिए प्लस के हैं, जोड़ लेंगे ये 29 हो जाएगा। 29 में से हम 2 घटा देंगे तो कुल मिला के देखिए बच्चों 27 आएगा और 27 आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8 और 30 का महत्तम समापवर्तक। वैसे तो मैं महत्तम समापवर्तक इसकी लघु विधि आपको बता देता हूँ। 8 और 30, सबसे छोटा कौन है? 30। 8 है तो 8 यहाँ पर दिया नहीं, इसका मतलब 8 नहीं होगा। अब 8 का गुणक ही इसका एलसीएम हो सकता है, तो 8 का सबसे छोटा अगर देखा जाए 4 है तो 4 से देखते हैं। 4 से 8 तो कट रहा लेकिन 3 नहीं कट रहा, 30 नहीं कट रहा, तो ये हो नहीं सकता। अब उसका गुणक कौन बचा? केवल 2 बचा, तो इसका मतलब इसका लघु महत्तम समापवर्तक 2
होगा, या नहीं लगाना तो आप 30 लिखिए, 8 लिखिए, जैसे आप बहुत परंपरागत तरीके से करते आए हैं। तो इसके हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और अगर इसके देखें तो 2 और बचा 15, तो 3 बचे 15 बच्चों। अब आप इसका देखिए महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। देखिए 2 बच्चों एक कॉमन है केवल, तो इसका महत्तम समापवर्त कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है, यदि ए 3 दिन में 4 किलोमीटर टहलता है तो 6 दिन में कितना टहलेगा। बहुत साधारण सी बात है कि 3 दिनों में ये टहलता है बच्चों 4 किलोमीटर, तो 1 दिन में टहलेगा 4/3 किलोमीटर, इसलिए 6 दिन में कितना टहलेगा, तो 4 × 6/3। इधर कितना था भाई, 4 था, सॉरी 4। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, यानी वो 8 किलोमीटर टहलेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी वाला है। चलिए मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न 28 है। 28 में आपको केवल सरल करने के लिए कहा गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, आप डायरेक्ट ही आप यहाँ से देख लीजिए। आपको 6 से कर देते हैं, 6 कम 6 3 18, 3 कट गया, तो ऊपर से अगर आप देखें तो 1 कम 1, यानी 1 × 1 × 1 × 10, तो कुल मिला के इसकी गुणा आप करोगे तो आ जाएगा 10। तो इसको सरल करने पर आपको मिलेगा बच्चों 10। अगला प्रश्न है, 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य 300 रुपये है, तो 60 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। यानी एक एक नियम से आपको लगाना है कि भैया 3 किलोग्राम का भाव है आपका 300 रुपये, तो अगर आपको चीनी चाहिए 1 किलो, तो आप 1 किलो के लिए यहाँ से क्या करेंगे, तो आप 1, तो ये हो जाएगा 300/3, और इसलिए आपको खरीदनी है 60 किलोग्राम, तो इंटू बच्चों इसको कर देंगे 60। 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो यानी कुल मिला के 6000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 6000 ए में आ रहा है। अगर मैं देखूँ 0.7 का प्रतिशत में तुल्य, यानी 0.7 जो प्रतिशत में इसको कैसे बदला जा सकता है, तो किसी भी भिन्न को, कोई भी अगर भिन्न हो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए उसका /100 होना चाहिए, या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए 0.7 है, इसको मैंने डेसिमल हटा लिया, तो क्या आ गया 7/10 हो गया, ठीक है 7/10। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 10 70, तो कुल मिला के आ जाएगा 70%। तो देखिए 70% ऑप्शन बी वाले में आपको मिल रहा है। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न बहुत आसान, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भी जाता है। एक घड़ी को 400 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सदैव प्रतिशत लाभ हानि की गणना किससे की जाती है, क्रय मूल्य से। 400 की लिया और 500 की बेचा, तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं 100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का मूल्य होता है भैया कि लाभ कितना हुआ बटे उसका क्रय मूल्य कितना है, और इंटू 100। तो अगर आप लाभ देखें 100 रुपये लाभ है, क्रय मूल्य उसका कितने का है, 400 का है, और इंटू 100। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 2 1 2 2 जीरो काट दिया, 4 से इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसका मतलब 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 400 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों साधारण ब्याज बराबर होता है /100। तो यहाँ पर आप मूलधन देख रहे हैं 400 रुपये है, समय 3 वर्ष है, दर 10% है /100। 1 0 1 0 1 0 2 0 आपका कट गया, 4 3 12, 120 रुपये। इसका मतलब 120 रुपये साधारण ब्याज देना रहेगा। अगला प्रश्न है 6 व्यक्तियों में 360 ग्राम मिठाई बांटी गई, प्रति व्यक्ति औसतन मिठाई कितनी मिली। तो किसी भी चीज़ का अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत होता है कुल भार, तो कुल भार है 360 किलोग्राम बटे व्यक्तियों की संख्या। 6 से कर देंगे भाग, 6 कम 6 6 36, यानी 60 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को पड़ेगी। ये बहुत असाधारण सा सवाल था। अगला प्रश्न अगर आप देखें
एक व्यक्ति एक दिन में 3 घंटे 20 मिनट सुबह और 4 घंटे 30 मिनट शाम को खेत की निराई करता है, तो वह निराई करने में कितना समय लगाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए घंटा और यहाँ लिख लीजिए बच्चों मिनट। आपने 3 घंटे 20 मिनट सुबह काम किया और शाम को काम किया है 4 घंटे 30 मिनट, तो आप दोनों को जोड़ देंगे। इधर ही आ जाएगा देखिए 50 मिनट और ये 7, इसका मतलब 7 घंटे 50 मिनट आपने निराई की। 7 घंटा 50 मिनट ऑप्शन बी वाला होगा। ये एक सवाल बहुत आसान था। अगला प्रश्न अगर आप देखें, एक खेत की लंबाई 12 मीटर चौड़ाई 10 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि खेत ये लंबाई और चौड़ाई दी है तो ये आयत होगा, और आयत का जो है क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बच्चों। तो अगर लंबाई इसकी देखिए 12 है, चौड़ाई 10 है, तो 12 दाम 120। अब ये ध्यान रखना दोनों मीटर में है, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि आपने 2 बार गुणा किया तो यहाँ पर वर्ग मीटर में आंसर आएगा। परिमाप होता तो ये मीटर में आता, आयतन होता तो मीटर की घात 3 आता। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार हाल की एक भुजा 30 मीटर है, हाल के चारों ओर 10 चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, आयत वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी 30 30 30 30 ये वर्ग है, सॉरी, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, यानी परिमाप का मतलब एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा हो गई 30, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 120 मीटर आपको चलना पड़ेगा। यानी आप अगर चलते हैं तो 120 मीटर आपको चलना पड़ेगा, और 120 मीटर आप चलते हो लेकिन आपसे चलवाए जा रहे हैं 10 चक्कर, तो 10 चक्कर में ज़्यादा के लिए हो जाएगा गुना। इसका मतलब आपको 1200 मीटर दौड़ना होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 30 15 हैं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। किसी भी आकृति का परिमाप उसके चारों ओर की भुजाओं का योग होता है। चूंकि ये हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एक देखिए 40 है, एक आपकी 30 है, दूसरी आपकी 15 है। अगर आप इनको जोड़ेंगे देखिए 40 30 और 15, तो ये हो जाएगा 5 4 3 7 1 8, यानी 85 मीटर होगा। यानी इसका परिमाप क्या होगा, 85 मीटर निकल के आ जाएगा। एक मैदान का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई 10 मीटर हो, तो चौड़ाई बताइए। तो चूंकि आपको मालूम है लंबाई इंटू चौड़ाई ये होता है किसी आयत का क्षेत्रफल जो कि 80 के बराबर है। यदि उसकी लंबाई उन्होंने 10 दी है इंटू चौड़ाई पता नहीं बराबर 80, तो यहाँ से अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 80/10, ये 10 कट जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 8 मीटर। इसका मतलब उसकी चौड़ाई हो गई आपकी 8 मीटर। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन। तो घनाभ क्या, जैसे हमारा कमरा है वही घनाभ होता है, तो उसका आयतन होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जो कि आपको याद होगा। तो इसका मतलब तीनों की हम गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो 6 चौक 24 और 24 तिहाई होता है बच्चों 72 घन, मतलब घन सेंटीमीटर। ठीक है, 3 बार गुणा करेंगे, इसलिए घन सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है किसकी, आयतन की। ठीक है, तो यहाँ से आपका 72 यानी ऑप्शन 72 वाला डी देखिए मिल जाएगा। अगला, एक घन का आयतन 512 है, तो घन की कोर क्या होगी। अब घन कह रहा है, घन क्या होता है, जैसे आप लूडो देख रहे होंगे, जो हमारा लूडो होता है घन होता है, यानी जिसमें 6 फलक होती हैं और 6 बराबर होती हैं। तो इसमें जैसे लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है ये भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 3 बार गुणा किया तो आ गया 512। अब 512 का हमें क्यूबिक घन निकालना है, मतलब ये भुजा बराबर 512, और इसको 3 बार आपको करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, 3 बार, मतलब अब कैसा, अब आपको जैसे वर्क करते 3 जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ये 8 इंटू 8 इंटू 8 बनेगा। हालांकि आप 2 में काटोगे मुझे पता है, तो यहाँ से 8 एक देखिए 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 अठाई 64, 8 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 8 अठाई 64 512 आता है बच्चों। इसलिए घनाभ जो होगा उसकी कोर का मतलब होता है भुजा, होगी 8 सेंटीमीटर। अगला है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का मान क्या होगा। स्क्वायर का मतलब होता है उसी से गुणा कर देना, तो 8 को
8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 अठाई 64, 6 को 6 से गुणा करोगे 6 रंग 36 प्लस 10 64, 36 बच्चों हो गया 100, और ये 10 और मिला लीजिए तो ये हो जाएगा 110। कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 42 से 45 तक अग्रलिखित चित्र में यातायात के कुछ साधनों की चाल दी गई जिसे दंड आरेख द्वारा निरूपित किया गया। चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अगला हम चित्र भी देखेंगे कि क्या वो चित्र है और उसके आधार पर हम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, ये बैलगाड़ी है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, और इनकी चाल देखिए। ये बैलगाड़ी है 10 किलोमीटर चलती है, साइकिल जो है 20 चलती है, क्यों थोड़ा बढ़िया बन नहीं पाया है, ये 10 से 50 तक दिया, यानी 50 से 100 तक दिया। थोड़ा सा चित्र बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे तो आपको 100% यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो हवाई जहाज की चाल रेलगाड़ी की चाल से कितनी गुनी है? तो अगर आप हवाई जहाज की देखें तो हवाई जहाज जो है 1 घंटे में जाता है 600 किलोमीटर, जबकि बैलगाड़ी केवल जाती है, ये देखिए 10 किलोमीटर। तो आप यहाँ से 10 से भाग कर देंगे तो गुना मालूम हो जाएगी, इसका मतलब 60 गुनी, यानी 60 गुना तेज चलता है कौन? हवाई जहाज। अब बात करता हूँ अगला, साइकिल की चाल है। तो साइकिल की चाल थोड़ा आगे बढ़ा के है 10 के आगे, ये तो ये 20 है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जो आपको चित्र मिलेगा वो थोड़ा सही होगा। आप यहाँ बहुत अच्छा नहीं देख पा रहे होंगे। दिए गए साधनों में सबसे कम चाल किसकी? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको चित्र की सहायता से दिखाऊं तो देखिए सबसे कम ये आपकी रेलगाड़ी है, सॉरी बैलगाड़ी है। तो यहाँ से आप बैलगाड़ी को टिक जरूर कर लीजिएगा। 44 में और 45 में पूछ रहा है दिए गए साधनों में सबसे अधिक तेज कौन चलता है? तो सबसे अधिक देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा होगा, और ये कौन चीज़ है? हवाई जहाज की चाल दी है, तो हवाई जहाज सबसे तेज चलता। हालांकि प्रश्न थोड़ा वैसा है कि मतलब ऐसा तो आपका कॉमन सेंस में भी ऐसा होता है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। अगला है केलों की 3 टोकरियाँ, प्रत्येक टोकरी में 10 केले हैं, तो टोकरी में कुल कितने केले हैं? पूछने वाला प्रश्न ही नहीं था। चूँकि एक टोकरी में आपके हैं 10 केले, तो 3 टोकरी में हो जाएंगे सीधे सीधे 30 केले। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। निम्न आकृति की त्रिज्या क्या होती है? किसी भी वृत्त में ये जो होता है हमारा केंद्र से ये दूरी जो होती है हमारी कहलाती है त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या या तो OA हो सकती है या OB हो सकती है। तो OA या OB में से जो भी यहाँ पर दिया होगा वही सही है। तो देखिए OB आपको ये दिया गया है, या फिर ये OA दिया होता तब भी हमारा उत्तर यहाँ से सही होता। अगला प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? देखिए बच्चों, ये हमारा एक आयत हम लोग बना लेंगे, और इस आयत को अगर आप देखें तो इसका जो विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर का है ये, और इसका आधार अगर 8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई पूछ रहा है। तो अगर मुझे इसे मान लूँ ABCD एक आयत है, तो आयत ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है शीर्ष पर, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग यानी हमारे कर्ण है, तो AC का वर्ग यानी कर्ण, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चों। तो ये कर्ण शेष 2 भुजाएं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। हमारा पेन देखिए चल रहा होगा, इनका स्क्वायर। तो AC कितना है? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। AB आपका 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 100 बराबर 8 28 64 प्लस BC स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा जगह नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, 100 में से 64 आप घटा लेंगे बराबर BC स्क्वायर, तो ये आपका बच जाएगा 36 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर √36, और 36 वर्गमूल होता है बच्चों 6 का। तो इसका मतलब उसका आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। आप इसे विधिवत कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत आराम से इसे आप लगा सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 1000 घन मीटर है, इसमें 25 घन मीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? अब आपको इसमें करना सिर्फ इतना है कि आपको ये देख लेना है कि बड़ा एक घन कितना है और एक छोटे घन कितने बनाने हैं, मतलब कितना उसका आयतन है। तो आयतन तो कभी किसी चीज़ का बदलता नहीं, तो इसमें जो घनों की
संख्या होगी वो हो जाएगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन आपका है 1000 और बटे छोटे का है 125। अब आप इसको यहाँ से काट लेंगे। 25 पंजे 125 होता है, 25 चक्कू 100 होता है, 5 एकम 5 अठे 40, यानी इससे 8 घन आप काट सकते हो। तो 8 घन यहाँ से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्या में 8 का स्थानीय मान है। तो 8 कहाँ पर है आप देखिए, इकाई दहाई, मैं लिख देता हूँ 8 6 9 6 7 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 8 कहाँ पे, 8 लाख पे है। आगे कितने 1 2 3 4 5 जीरो आप स्वयं ही बढ़ा लीजिएगा। तो कुल मिला के ये हो गया 8 लाख, यानी ये लाख के स्थान पर 8 है, तो इसलिए इसका लघुत्तम वो जो स्थानीय मान आएगा वो 8 लाख होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। अगला, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष वो होता है जिसमें आपकी फरवरी बच्चों 28 की ना होकर के 29 की होती। ये करिश्मा तभी होता है जब कोई आपका वर्ष, जैसे 2023 चल रहा है, अब ये 4 से अंतिम 2 अंक नहीं कट रहे, इसका मतलब अब फरवरी ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 28 की होगी। अगले साल 2024 आएगा, जैसे इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे, तो अब की बार जो फरवरी होगी वो बच्चों हो जाएगी 29 की। वैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, ये होता है बच्चों साधारण वर्ष। और जब लीप वर्ष होता है या अधिवर्ष जिसे आप लोग बोलते हो, अधिवर्ष, इसमें हो जाता है 366 दिन। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कैलेंडर से है। 31 दिनों की संख्या 31 किस महीने में होती है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ये सब 30 के, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। तो जनवरी जो है ये महीना चल भी रहा है, ये 31 का होगा। चलिए अगला, घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष का मतलब उसके कोने कितने होते हैं। अगर आप कभी अपने घर में बैठिएगा, आपका कमरा खुला हो, तो कमरे में आप देखिएगा आपके कमरे में 8 कोने होंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, तो यानी वही उसके शीर्ष हो गए, तो यहाँ हो गया 8। अगला है, संगामी रेखाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो इसमें कौन सी संगामी रेखाएं, 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, हाँ संगामी होंगी। 2 रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत दूरी तक खींच, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती हैं। 2 को 54 है ना भाई, 54 में तो 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, संगामी। 3 के लिए होता, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर काटती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगामी, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखा। तो यहां से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 169 - 144 का मान क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालना है, वो होता है 13, और 144 का निकालोगे होगा बच्चों 12। 12 में से 13 जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा। कुल मिला के आज के ये 35 प्रश्न कैसे लगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।